कौन से टॉपिक पे आए थे? हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ ली थी, उसके बाद प्रोसीजर पढ़ रहे थे। अच्छा पेज कहाँ गए, फिर पेज ढूंढना पड़ेगा ना अपने को। 67 यही पढ़ रहे थे, फीचर्स हो गए थे। अबे कहाँ गया? ये भी गायब है। कौन सी क्लास में? अच्छा ठीक है, तभी पेज नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं। अपने ने बेसिक पढ़ लिया था, उसके बाद ये पढ़ा था कि एक सीए को इंगेज करेंगे, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे। डिक्लेरेशन वगैरह तक आ गया था। ठीक है, उसी से आगे कंटिन्यू करना है तुम लोगों को। चलो, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद नीचे एरो लगा के लिखना है एक टेम्परेरी एड्रेस देना है आपको। टेम्परेरी एड्रेस, एक टेम्परेरी एड्रेस दे दो। सर टेम्परेरी एड्रेस किस लिए? क्या देखो भैया, अभी तक तो आपकी कंपनी बनी नहीं है, पहले आपकी कंपनी बनेगी, फिर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप होगा। उससे पहले अगर हमें तुम्हें कोई कम्युनिकेशन करना हो तो किस एड्रेस पर कम्युनिकेशन किया जाए? ठीक है, मान लो आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं किस एड्रेस पर आपको लेटर भेजूं कि भैया आपकी एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो और सबमिट करवाओ। अच्छा, टेम्परेरी एड्रेस दे दो अंटिल द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड। हाँ, उसके जस्ट नीचे चलने दो। ये सारे काम करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट की फाइलिंग होगी ऑनलाइन। ऑनलाइन फाइलिंग होगी सारे डॉक्यूमेंट की। अच्छा, मुझे डॉक्यूमेंट लेके कहीं जाना नहीं है ना, एमसीए की साइट पर जाना है। कहां जाना है? mca.gov.in। याद आया? एमसीए स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, जीओवी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, आईएन स्टैंड फॉर इंडिया। ये वेबसाइट का नाम है। ये सारे डॉक्यूमेंट इस साइट पर जाके आपको क्या करने होते हैं? अपलोड करने होते हैं। फीस भी लगेगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी, इसको इनकॉर्पोरेशन फीस कहते हैं। इसकी पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट। हालांकि अगर आपकी ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख तक है तो ये फीस नहीं लगती। अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर 15 तक है तो ये फीस नहीं लगेगी। इससे ज्यादा अगर है तो फिर रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ती है। जितनी ज्यादा ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाओगे, फीस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट हुआ क्लियर? ये सारे डॉक्यूमेंट आपने फाइल किए, किसके पास चले जाएंगे? आरओसी के पास। आरओसी क्या करेगा? चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट ओके है या नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट किसके पास गए? आरओसी के पास। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कंप्यूटर से कोई ईमेल डाल रहा हूं, तो जो रिसीवर है उसकी स्क्रीन पे आएगा ना कि ईमेल रिसीव हो गया। तो जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल करूंगा, ये आरओसी के कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। आरओसी क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर स्टेट में लगभग एक आरओसी बैठा है, इंडिया के हर स्टेट में एक आरओसी बैठा है। ठीक है ना? ओके, अब ये चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट ओके है या नहीं है। अब यहां पर लगाया मैंने स्टार। ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट ओके है या नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट ओके है, अगर सारे डॉक्यूमेंट ओके है, ऑल डॉक्यूमेंट्स
आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और एक्यूरेट है, हाँ या ना, दो ही बातें होंगी, या तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे, या तो डॉक्यूमेंट एक्यूरेट होंगे या नहीं होंगे। अगर है तो क्या होगा, आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा आपकी कंपनी को, रजिस्टर्स द कंपनी, और क्या इश्यू करेगा, इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी कंपनी बन गई है। याद आया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या बातें लिखी होती है, चार बातें। इस नाम से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट की जा रही है, तारीख भी लिखी होगी, और पैन नंबर और सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये चार बातें लिखी होंगी। और जैसे ये सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है, फाइनल एविडेंस है कि आपकी कंपनी बन गई है। क्लियर है सर? डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा, ये बात समझते हैं। लो, नए पेज पर आना चाहो तो आ सकते हो, आधा पेज खाली है तो आधे पेज पर ये स्टार, डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंप्लीट और नॉट एक्यूरेट, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या एक्यूरेट नहीं है, अब क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्यूमेंट में गलती होना कौन सी बड़ी बात है। यहां पर आरओसी क्या करेगा, आरओसी आपको रीसबमिशन के लिए बोलेगा, आरओसी आस्क फॉर रीसबमिशन। क्या मतलब हुआ इसका, दोबारा सबमिट करो। इसमें रीजन बताएगा आरओसी कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट में क्या कमी है, बताओ ये कमी क्यों बता रहा है, ताकि आप उस कमी को ठीक करो और ये फॉर्म सबमिट करो। कितने दिन में, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज। आरओसी आपको गलती बताकर क्या कहेगा, 15 दिन का टाइम देगा कि गलती ठीक करो और ये फॉर्म दोबारा सबमिट कर दो। अगर आपने ये 15 दिन में सबमिट नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और जो आपने फीस भर रखी है ना, वो सारी की सारी फीस खत्म। अब दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, कंपनी बनाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट दोबारा बनाने पड़ेंगे, दोबारा अप्लाई करो, नए सिरे से दोबारा पैसे लगेंगे। ठीक बात है, ये रीसबमिशन का एक ही मौका मिलेगा, एक ही अटेम्प्ट। और सर मान लीजिए रीसबमिशन में फिर गलती होगी तो प्रोसीजर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी नहीं बना सकते आप, इसका मतलब ये है सारा काम अब दोबारा करो। क्लियर? कुछ गलतियां ऐसी होती है जो जानबूझ के की जाती है, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो जानबूझ के की जाती है। व्हेन डॉक्यूमेंट कंटेन फॉल्स इंफॉर्मेशन, जब डॉक्यूमेंट में फॉल्स इंफॉर्मेशन हो तो क्या होगा, एक तो तक गलती, एक होता जानबूझ के हमने क्या किया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए। कल हम पढ़ रहे थे उन डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, पर्टिकुलर्स, अपनी डिटेल दो, नाम एड्रेस वगैरह ये बताओ। सर मैं अपना नाम गलत बता दूं तो, एड्रेस गलत दे दूं तो, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है आपको कि सारे पर्टिकुलर्स क्या है, सही है। का डिक्लेरेशन भी गलत दे दूं तो, वो कह रहा है मैं डिक्लेरेशन भी तो गलत दूंगा, जब मैं अपना एड्रेस गलत लिखूंगा तो मैं क्यों लिख के दूंगा डिक्लेरेशन में कि एड्रेस गलत है, मैं तो ये लिख के दूंगा एड्रेस सही है। कहता हाँ, आगे सुन ले तू। अगर डॉक्यूमेंट में फॉल्स इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा, सबसे पहली बात, आरओसी आपकी कंपनी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। जो आपने एप्लीकेशन दी है ना किस चीज के लिए, फॉर इनकॉर्पोरेशन, ये रिजेक्ट हो जाएगी जी बाय आरओसी। आरओसी आपकी कंपनी को क्या कर देगा, सॉरी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन को खारिज कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। प्लस सेक्शन 447 कैन बी इन्वोक्ड, इन्वोक करना मतलब लगाना, अप्लाई करना, कैन बी इन्वोक्ड या अप्लाइड।
कहता सर ये सेक्शन 447 क्या है? सबसे खतरनाक सेक्शन पूरे कंपनी एक्ट का। मिनिमम 3 साल की जेल, मैक्सिमम 10 साल की जेल। इसमें पनिशमेंट दे रखी है, पनिशमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर तुमने फ्रॉड करने की कोशिश की तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी? कहता सोच समझ के डॉक्यूमेंट फाइल करना बेटा। अगर तुमने कोई मिस्टेक जानबूझ के कर रखी है ना, तो एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होगी, आपके ऊपर सेक्शन 447 का चार्ज भी लग सकता है। पॉइंट समझ में आया? और सर अगर कंपनी बन गई हो तो, और उसके बाद पता चले, अब क्या होगा? आधा पेज लगेगा, जगह खाली हो तो आधे पेज की तो इसी पेज पे लिखना, नहीं तो अगले पेज पे। व्हाट इफ कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फॉल्स इंफॉर्मेशंस? क्या होगा अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाए तो फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेस पे? ऐसा कैसे हो गया? आरओसी भी इंसान है, उससे भी तो गलती हो सकती है। हो सकता है उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए हों और आरओसी डिटेक्ट ना कर पाया हो। ऐसा भी हो सकता है आरओसी को आपने पैसे खिला दिए हों। चलते हैं पैसे, हम खुद खिलाते हैं, हमें ही पता है। हालांकि लेक्चर में बोलना नहीं चाहिए ऐसी बातें। रिकॉर्डिंग हो रही है। चलते हैं बेटा, मतलब पैसे मनी भाई से जो काम होता है वो किसी से नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो क्या होगा? सबसे पहले, अब आरओसी के हाथ में तो बात रही नहीं। अब इस केस में जिस बंदे को तकलीफ है, ये कोई सोशल वर्कर हो सकता है, वो कहता है यार ये कंपनी कैसे बन गई। ये कोई मेंबर हो सकता है, ये क्रेडिटर हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है जो कहता है भाई साहब ये कंपनी बन कैसे गई। ये हो सकता है आरओसी भी हो, जिसको लगता है भाई गलती हो गई, कंपनी गलत बना दी। इसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीव्ड पर्सन। क्या आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है एग्रीव्ड? शायद नहीं सुना हो, रेयरली हो सकता है कि किसी ने सुन लिया हो। लीगल वर्ड है एग्रीव्ड का मतलब जिसको हर्ट फील हो रहा हो, जिसको तकलीफ हो, जिसको लगता हो कि ये तो अनजस्टिस है भाई साहब। कोर्ट में अपील कौन फाइल करता है? एग्रीव्ड पार्टी, जिसको लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो एग्रीव्ड पर्सन ये हो सकता है आरओसी हो सकता है क्रेडिटर हो सकता है कोई सोशल वर्कर हो। अपन एक एग्जांपल लेंगे भी। ये एप्लीकेशन फाइल करेगा किसके पास? एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब आपके सामने एक नया वर्ड और आया, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, TRIBUNAL। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? एनसीएलटी। कभी सुना है नाम? नहीं सुना। कोर्ट ही होती है बेटा, ये भी क्या होती है? कोर्ट होती है। अब है ना, हमारे माइंड में जब भी कोर्ट वर्ड आता है तो क्या आता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। भाई अगर आपको कोई तकलीफ है, केस करना है तो कहां जाते हैं? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। ये सुना हो ना आप लोगों ने? हाँ। तो मान लीजिए कोई एग्रीड पर्सन है, या आरओसी ले लो, आरओसी कहता है शिट मैंने कंपनी बना दी और इस डॉक्यूमेंट में क्या थी? फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। तो सर आरओसी कंपनी बंद कर दे ना। कंपनी बंद करने की पावर सिर्फ किसके पास होती है? कोर्ट के पास। कंपनी बंद करने की पावर किसके पास होती है? कोर्ट के पास। ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है कि पार्टनर आपस में बैठे और म्यूचुअल एग्रीमेंट करके कंपनी को डिसोल्व कर दिया। ये कंपनी है बेटा। कंपनी इतनी आसान नहीं होती डिसोल्व करनी, इतनी आसान नहीं होती कंपनी को बंद करना। कोर्ट के थ्रू होती है। तो ये चला गया एप्लीकेशन लेके कोर्ट में। एप्लीकेशन कहां लेके गया? कोर्ट में। अब ये एनसीएलटी क्या, मैं आपको मतलब ये समझा रहा हूं। सपोज करो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है एप्लीकेशन लेके। वहां पर जाके उसने देखा काफी सारी भीड़ लगी हुई है, और एक आदमी जो है ना वो जज को धमका रहा है, जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जाती है, जज साहब इंसाफ नहीं मिलता। वो सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं। ये एप्लीकेशन लेके गया, बोला भाई साहब ये क्या हो रहा है? जो जज को भी धमका रहा है, धर्मेंद्र का लड़का है।
सन्नी देओल साहब परेशान हो रखा है, जब भी आता है जज कहता है अगली तारीख। आज इसको गुस्सा आ गया, धमका रहा है कि तू किस लिए आया है, कि मैं भी कोर्ट में एप्लीकेशन लेके आया हूँ, कि जा दे दे एप्लीकेशन। वो पता लगा सन्नी देओल उठा उठा के पटकेगा तुमको। ठीक बात है। तो कहते हैं ये गुस्सा क्यों कर रहा है, कहते भाई साहब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, लोग मरने कटने के लिए तैयार बैठे हैं, रोज नए झगड़े होते हैं, और सब कहाँ जाते हैं, कोर्ट में। हाँ, अपने हरियाणा के केसेस थोड़े कम मिलेंगे, अपने हरियाणा वाले तो फैसला यहीं कर लेते हैं। ठीक है। बट अब यहां पर इंडिया में केसेस की पेंडेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। आज अगर आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आपसे पहले भी तो केस हो रखे होंगे, पहले सुनवाई उनकी होगी, आपका नंबर तो बहुत बाद में आएगा। और नंबर कब आएगा, साल 2 साल 3 साल बाद, पता नहीं। ठीक बात है। इसलिए कहा गया कि कोर्ट का बर्डन हमें क्या करना है, कम करना है। तो जब भी कोई बड़ा एक्ट बनता है तो क्या गाइडलाइंस दी जाती है कि आप अपनी खुद की कोर्ट बनाओ, आप अपनी खुद की कोर्ट बनाओ। पॉइंट समझ में आया। अगर आपको अपने एक्ट से कोई तकलीफ है तो पहली कोशिश ये करो आप उसका फैसला कहां करो, अपनी कोर्ट में। यहां भी अगर बात नहीं बने तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आओ। जितने भी बड़े बड़े एक्ट मिलेंगे सबकी आपको अपनी कोर्ट मिलेगी। जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नाम से पता लग रहा है यहां पर किससे रिलेटेड मैटर जाएंगे, कंपनी लॉ से रिलेटेड। इसी तरह इनकम टैक्स की भी ट्रिब्यूनल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसी तरह जीएसटी की भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेस्टेट, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम अपीलेट ट्रिब्यूनल। पहले जीएसटी नहीं होता था ना, पहले क्या होता था, वेट होता था, सर्विस टैक्स होता था, तो सेस्टेट होता है, CESTAT, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इस तरह सेट होता है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, शेयर मार्केट से रिलेटेड। सबकी अपनी अपनी ट्रिब्यूनल होती है बेटा। तो ये एप्लीकेशन लेके कहा जाएगा, यहां पर कोर्ट में। यहां पर कोर्ट का मतलब है एनसीएलटी। यहां पर भी जज बैठा होगा, यहां पर भी वकील जाएंगे, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, एनसीएलटी में सीए भी जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कौन जा सकता है, एडवोकेट। इनकम टैक्स में, जीएसटी में, एनसीएलटी में कौन जा सकता है, सीए भी जा सकता है, सीएस भी जा सकता है, सीएमए भी जा सकता है, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पर एप्लीकेशन डालेगा कि सर एक कंपनी गलती से बन गई, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेस पे। एनसीएलटी कहते ध्यान क्यों नहीं दिया, सर गलती हो गई, अब बताओ क्या करें। एनसीएलटी कहता कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, मैं देखता हूं। एनसीएलटी क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं OBH। OBH, सफाई का एक मौका किसको दिया जाएगा, कंपनी को, टू कंपनी। कि भाई आपकी कंप्लेंट आई है, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन देके अपना इनकॉर्पोरेशन करवाया, आपका कुछ कहना है तो बताओ। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है बेटा। कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी जब तक आपको एक अपॉर्चुनिटी ना दे आपको अपनी सफाई में क्या कहना है, तब तक फैसला नहीं सुना सकती। ठीक है ना। तो जब भी मान लो मैं आपकी कंप्लेंट करूं या आप मेरी कंप्लेंट करते हो, तो जो लीगल अथॉरिटी होती है जो फैसला सुनाएगी उसको दूसरी पार्टी को सुनना पड़ेगा। एक पार्टी को सुन के आप कभी भी फैसला नहीं सुना सकते, ये इंसाफ नहीं होता। पॉइंट समझ में आ गया। ओके। उसके बाद एनसीएलटी क्या ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर द कंपनी टू, अब बताओ क्या इस कंपनी का वाइंडिंग अप करवा दे, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए, कंपनी को खत्म कर देना चाहिए, प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। अगर इस कंपनी के MOA में कोई गड़बड़ है, AOA में कोई गड़बड़ है, डायरेक्टर में कोई गड़बड़ है, तो उनको चेंज करने का ऑर्डर देना चाहिए ना। हाँ, ऑर्डर टू ऑल्टर दी MOA, AOA एटसेट्रा। जानबूझ के करिए, बिल्कुल गलती करिए, उसकी सजा अलग मिलेगी। बट कंपनी बंद कर देना, अब कंपनी में सिर्फ वो थोड़ी है, कंपनी में शेयर होल्डर भी है बेटा, उनके ही पैसे लगे हुए हैं, उनकी क्या गलती है, कंपनी में इंप्लॉइज भी है जो काम कर रहे हैं, कंपनी बंद हो जाएगी तो वो कहां जाएंगे। इसलिए कंपनी को बंद करना इतना आसान नहीं है, और डिसीजन कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है। आज मान लो किसी बैंक ने कंपनी को लोन दे रखा है 10 करोड़ का, और कंपनी उसका पैसा नहीं चुका रही, बैंक बताओ कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, कर सकता है। तो बैंक कोर्ट में गया और बैंक ने कोर्ट में जाके कहा जिस कंपनी को बंद करो इसकी सारी एसेट बेच के मेरा पैसा चुकवाओ जी।
तो कोर्ट ने उसको धमकाया कि तेरे को अपने पैसे से मतलब है, कंपनी बंद करने से मतलब है? क्या जी पैसे से? फिर फालतू बकवास मत कर, पैसे चाहिए ये बोल। कंपनी बंद करनी है नहीं करनी है ये हमें डिसाइड करना है। तुम्हें जिस चीज से तकलीफ है वो बताओ। पॉइंट समझ में आया? कंपनी बंद करना लास्ट होता है ऑप्शन, जब दिखे कि कंपनी बच ही नहीं सकती, इसको बंद कर देना ही ठीक रहेगा, तब कोर्ट ऑर्डर देती है। नहीं तो कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि उसके साथ शेयर होल्डर जुड़े हुए, एम्प्लॉय भी जुड़े हुए हैं। ये लॉजिक है। ऑल्टर दी एमओए। अब सपोज करो, अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, यहां पर लिखते हैं स्ट्राइक ऑफ द नेम, स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी of members, winding up of company, और लास्ट आएगा सेक्शन 447। ये ऑर्डर जा सकते हैं। इन सारे पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, उसके बाद आपको ये सारी लाइनें याद हो जाएंगी अपने आप। ये नोट हो गया बेटा? एग्जांपल लेते हैं। एबीसी लिमिटेड कंपनी was incorporated in year 2024. Its MOA contain some illegal business activities. इसके एमओए में कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी थी। मिस्टर पी इज अ सोशल वर्कर, ये एक सोशल वर्कर है मिस्टर पी, और उसने नोट किया है इस कंपनी के अंदर इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। ही फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द कंपनी, उसने कंपनी के खिलाफ अपील फाइल कर दी कि ये कंपनी इलीगल काम कर रही है, ऐसे कैसे। स्टेट व्हाट द एनसीएलटी कैन डू। अब आप ये बताओ एनसीएलटी क्या कर सकती है? माइंड में पहला क्वेश्चन, सर इलीगल बिजनेस है तो ये कंपनी बंद कैसे गई? वही बात सर, आरओसी की ध्यान में नहीं गया। आरओसी को जब एमओए एओए फाइल किया था, आरओसी ने उसको ढंग से रीड नहीं किया और कंपनी उसने क्या कर दी, रजिस्टर कर दी। या आरओसी को क्या खिला दिए, पैसे खिला दिए, वट एवर द केस, कंपनी रजिस्टर हो गई। आरओसी ने कंपनी रजिस्टर कैसे कर दी ये मुद्दा नहीं है, बात यह है कि अब इसका क्या होगा। वो उनका इंटरनल मैटर है, इंक्वायरी होगी आरओसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे कर दी। अगर आरओसी की गलती पाई गई तो आरओसी को भी सजा मिलेगी। बट यहां पर ये पूछ रहे कि एनसीएलटी क्या कर सकती है। बताओ भाई क्या कर सकती है, कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई। सबसे पहले एनसीएलटी क्या करेगी, कंपनी को बुलाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट टू कंपनी, क्या आ जाओ भैया, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो, हमारे पास में प्रूफ आया है कि आपकी कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर इलीगल बिजनेस है। अब बताओ एनसीएलटी क्या ऑर्डर पास करे। कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकती है? सबसे पहला ऑर्डर बताओ, कंपनी को वाइंड अप कर दे, वो तो लास्ट ऑप्शन है सर। किस चीज में दिक्कत है? बस ऑर्डर द कंपनी टू ऑल्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टर, चेंज द ऑब्जेक्ट क्लोज। भैया अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करो। ये कहता है सर कौन सा रातों रात चेंज हो जाएगा, एमओए या एओ को चेंज करने के लिए मेंबर्स की अप्रूवल लगती है। अब मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, फिर अप्रूवल लेंगे, फिर चेंज होगा।
थोड़ा टाइम तो दो। कहता दिया, हमने आपको 3 हफ्ते का टाइम दिया, 4 हफ्ते का टाइम दे दिया, हम 1 महीना मान लिया, एग्जाम्पल 1 महीने का टाइम दे दिया कि अपना ऑब्जेक्ट क्लोज ऑल्टर करो 1 महीने के अंदर अंदर। कहता माई बाप 1 महीने तक मतलब ये काम कर ले, 1 महीने का टाइम दे दिया ना आपने कि ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर लो इलीगल बिजनेस वाला, इसका मतलब 1 महीने तक हम ये काम कर ले। कहता बड़ा खतरनाक बंदा है। स्ट्राइक ऑफ द नेम, स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, इसका नाम हटाओ, इसका मतलब मेरा वाइंडिंग अप हो गया। कहता नहीं, वाइंडिंग अप होना और नाम स्ट्राइक ऑफ होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। कोई बच्चा था स्कूल में बड़ी शरारत करता था, टीचर ने उसको 3-4 बार धमकाया पीटा, नहीं मानता था। टीचर ने प्रिंसिपल को शिकायत कर दी कि सर इस बच्चे को मल्टीपल टाइम पनिश कर चुके हैं फिर भी ये सुधर नहीं रहा। प्रिंसिपल ने कहा इसका नाम काटो, इसका नाम हटाओ यहाँ से, स्ट्राइक ऑफ द नेम फ्रॉम क्लास रजिस्टर, और उसको एक नोटिस जारी कर दिया कि अपने माँ बाप को बुला के लाओ। जब तक तुम अपने माँ बाप को नहीं बुला के लेके आओगे, मीटिंग नहीं करवाते, तब तक नाम रिस्टोर नहीं होगा। अब बताओ आपका नाम क्लास रजिस्टर से हटा हुआ है, एडमिशन कैंसिल हो गया, क्लास रजिस्टर से हटा हुआ है, क्लास रजिस्टर से हटा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप क्लास नहीं लगा सकते। क्लास कौन लगा सकता है, जिसका नाम क्लास रजिस्टर में है। एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ अभी, जब तक तुम अपने माँ बाप को बुलाकर नहीं लाते तब तक नाम रिस्टोर नहीं हो सकता। इसका मतलब अभी चांस है ना कि रिस्टोर हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है बताओ इस दोनों के अंदर, अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करो 1 महीने के अंदर अंदर, तब तक आपका नाम हटा रहेगा। सर 1 मिनट, मतलब कंपनी के नाम से काम तो तब होगा ना जब कंपनी का नाम हो, जब कंपनी का नाम ही नहीं होगा तो फिर एक्टिविटीज किसके नाम से होगी, मेंबर के नाम से। और मेंबर के नाम से अगर काम करोगे तो बताओ किसकी लाइबिलिटी आएगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये सारे पॉइंट कनेक्टेड है बेटा। जब कंपनी का नाम ही नहीं है तो एक्टिविटी किसके नाम से होगी, मेंबर्स के नाम से, और जो काम करेगा वो उसके लिए पर्सनल लाइबल होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर 1 महीना या उससे ज्यादा हो गया अब तक उन्होंने ऑल्टरेशन नहीं करी, बंद कर दो, अब जाएगा वाइंडिंग अप का ऑर्डर। इलीगल काम थोड़ी करने देंगे यार। और जो जो बंदे इसमें इन्वॉल्व है जो हमारे ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहे उनको उठा लाओ, सेक्शन 447 भी लगेगा, एटसेट्रा। लो, अब याद करो, सारा आएगा। अच्छा ये भी नहीं पता, ये तो बेसिक चीज है। एमओए में सिर्फ 6 चीजें होती है, हमारी कंपनी का नाम क्या होगा, हमारी कंपनी कहाँ होगी, हमारी कंपनी का बिजनेस क्या होगा, लाइबिलिटी किस चीज से लिमिटेड होगी, बाय शेयर या बाय गारंटी, कैपिटल कितनी होगी, और हम लोग कौन है जो कंपनी बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जो सारी बातें होती है आर्टिकल्स में होती है। आर्टिकल्स का मतलब ही रूल्स होता है। एमओए बताता है व्हाट टू डू, करना क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, और एओए क्या बताएगा, हाउ टू डू, प्रोसीजर। आएंगे इस चैप्टर में दे रखा है। कंपनी के नाम से काम नहीं होगा, जो करेगा वो भरेगा। नाम स्ट्राइक ऑफ करने का ऑर्डर कब दिया जाता है, जब आपकी कंपनी में मेजर डिस्क्रिपेंसी हो, और जब तक आप ये डिस्क्रिपेंसी करेक्ट नहीं करोगे कंपनी अपने नाम से काम नहीं करेगी। बेसिकली टेम्परेरी सस्पेंशन है ये, कि कंपनी को सस्पेंड कर दो टेम्परेरी के लिए, जब तक ये कंप्लायंस नहीं करोगे आपका नाम रिस्टोर नहीं होगा। और कहता मैं करूं ही ना तो फिर वाइंड अप हो जाएगा, मत कर तू। ठीक है, अब देखो इन पॉइंट के रट्टे मारने की जरूरत है या सीक्वेंस समझने की जरूरत है, सीक्वेंस। ये सारे काम सीक्वेंस में, तो क्यों रट्टा मारना है भाई। कोर्ट कैसे काम करती है, कोर्ट पहले अपॉर्चुनिटी भी गढ़ देती है, उसके बाद कोर्ट सबसे पहले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ फोकस करती है, और अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो तो फिर वाइंडिंग अप होगा। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, अपने एमओए को अल्टर करो। जब तक अल्टर नहीं करोगे तब तक कंपनी अपने नाम से काम नहीं कर सकती। तो जो नाम से काम करेगा वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी। और मेरा ऑर्डर अगर ओबे नहीं किया तो वाइंडिंग अप भी हो सकता है, और जो जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है सबको जेल में डाल देंगे, सेक्शन 447 बेटा। क्या,
हाँ दी थी ना, डिक्लेरेशन में क्या लिखा था, ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। सब बंदे फंसेंगे ये, सीए भी फंसेगा, सीए ने चेक क्यों नहीं किया, इलीगल बिजनेस है। अब सीए अपनी सफाई में मौका दे, सफाई में बताए कि सर मेरी नजर में रहा ही नहीं, या बोनाफाइड मैंने ये काम कर दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कंपनी होती है वैसे एलएलपी होती है, ठीक। तो मुझे एक समन आया पिछले साल अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में मुझे एक समन आया था, ठीक है, पिछले साल नहीं, हाँ पिछले साल, पिछले से पिछले साल अक्टूबर में समन आया था मुझे। और उस समन के अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई आपने एक एलएलपी के अंदर पार्टनर ऐड किया था। तो पार्टनर ऐड करते हैं तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, हमारा क्लाइंट था तो उसका फॉर्म आपने भर रखा है पार्टनर चेंज का, और उसको रिलेटेड, उससे रिलेटेड एक समन आ गया मुझे, आरओसी ने समन दिया था मुझे कि आ जाओ, ठीक है। तो मैं बिजी था यहाँ पर अपने काम में, तो मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। मेरी एक फ्रेंड है वो चंडीगढ़ में सीएस है, काफी अच्छी प्रैक्टिस है उसकी, तो मैंने कहा मैं तुम अटेंड कर लेना, मेरी तरफ से हियरिंग। वो चली गई, तो उसका फोन ये आया कि गौरव काफी अड़ियल सी आरओसी लग रही है, कोई लेडी है और काफी अड़ियल सी लग रही है, उन्होंने कहा इन गौरव बंसल को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। मैं ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा उनसे डेट ले लो कब आना है, उन्होंने डेट भी जानते हो कौन सी थी, पिछले साल 1 जनवरी, न्यू ईयर की डेट, 1 जनवरी की डेट थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 1 जनवरी को चला गया, प्रेजेंट हो गया, चंडीगढ़ के अंदर आरओसी का ऑफिस है उनका। तो वहां पर जाके मैंने कहा बताइए कि ये आपने इनको इसका फॉर्म भरा था, मैं बिल्कुल। कहता क्या ये बंदा आपके सामने प्रेजेंट था साइन करते हुए, फॉर्म पे साइन होते हैं ना। मैं कहा नहीं। बोला फिर आपने इसके फॉर्म कैसे अप्रूव कर दिया। मैंने कहा मैं क्लाइंट सामने होना जरूरी थोड़ी है। बोला नहीं, आपको सीएस को अथॉरिटी इसलिए दी गई है ना कि सामने बंदा प्रेजेंट होना चाहिए, आपके साइन करवाओ। आपको कैसे पता ये बंदा जिंदा है या नहीं है, क्या पता मरा हो बंदा हो, इसके साइन करवा के कोई लाया हो, अपनी तरफ से साइन मार दिया हो, ठीक है। उसने एक दो बातें कही, तो मैंने कहा मैं मैडम मैं 2011 से सीए हूँ, ठीक है, और मेरी आर्टिकलशिप बहुत ही रेपुटेड फर्म में हुई थी, 3 साल आर्टिकलशिप के लिए। मैंने 2007 से जब मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक किसी भी सीए, किसी भी क्लाइंट को ऑफिस में नहीं बुलाया साइन करने के लिए, और ना मैंने ऐसा किसी सीए को करते देखा। आप कह रहे हो मैं आगे ध्यान रख लूंगा। ये जो मिस्टेक है ये बोनाफाइडी है, बोनाफाइडी का मतलब होता है इन गुड फेथ। मैं इस फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं हूं कि बंदा अगर ये फेक भी है तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। हमारे पास तो यही जवाब होता है। इतना कहते ही वो लेडी है ना थोड़ा वो एक टाइप टूप करने लगी, मतलब एक स्टेटमेंट होती है जिसपे फिर हमें साइन करने होते हैं। मेरे साथ एक दोस्त और भी गया हुआ था, वो सीएस था, वो भी मतलब पार्टनर टाइप में है। तो वो लेडी है ना भड़क गई थोड़ा सा, और आजकल के सीए को पता नहीं क्या जल्दबाजी होती है, 1000 रुपए दे दो उनसे साइन करवा लो, इतना कहते ही मेरा ऑब्वियस सी बात है गुस्सा तो आना ही था। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम, यू कैन नॉट पास सच डेरोगेटरी स्टेटमेंट फॉर अवर प्रोफेशन। मैं आप कैसे कह रहे हो, मैं एक बात बताऊँ, ये फॉर्म भरने की कितनी फीस लूँ मैं उससे, 20,000 रुपए ले लूँ, 20,000 में ऑडिट हो जाती है, ये सिर्फ फाइलिंग है, 2,000 रुपए फीस ली है इसकी मैंने। बोला आपको ये चेक करना चाहिए था। मैं कहा इसके साथ नोटराइज डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। मैं नोटराइज डॉक्यूमेंट किस लिए लगते हैं, जब किसी बंदे का कोई विटनेस ना हो तो वो उसको कोर्ट में जाके नोटराइज करवाता है। ये डॉक्यूमेंट नोटराइज थे, मेरे पास कोई रीजन टू बिलीव नहीं था कि ये साइन फेक है, तो मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकता हूं। और आपको अगर समन देना है ना तो आप नोटरी वाले को दो जिसने साइन अटेस्ट करे है, जिसने ये कहा है कि हाँ इस बंदे ने मेरे सामने साइन किया। मैंने नोटरी के ऊपर भरोसा किया, नोटराइज डॉक्यूमेंट के ऊपर। बोला अगर मैं आपकी कंप्लेंट आईसीआई में कर दूं तो आईसीआई वाले आपको एक्शन लेंगे। मैं 1% भी एक्शन नहीं होगा जी मेरे ऊपर। आईसीआई वाले इतने बेवकूफ नहीं बैठे कि मेरे को समन देंगे इस चीज के ऊपर। वैसे हमारे पास रोज 36 डॉक्यूमेंट आते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट देना है तो दे दो। दोस्त मेरे पैर दबा रहे, पागल है क्यों भड़का रहा है इसको यार। मैं कहा ऐसे थोड़ी यार सीए के ऊपर ऐसे डेरोगेटिव स्टेटमेंट पास करेंगे। मैं कहा मैं आपकी कंप्लेंट कर दूं ना मैम, ये आईसीआई वाले आपको नोटिस भिजवा देंगे कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो, 1000 रुपए में साइन कर देते सीए। मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो आप सीए के लिए। फिर उसके बाद उसने को पर्चा बनाया, बोला ये 5 क्वेश्चन है, आपको फीस कितनी मिली, मैंने डाल दिया 2,000 रुपए थी इसकी फीस, कैसे मिली फीस। मैं कहा ये क्या क्वेश्चन है, मैं 2 साल पहले का ये डॉक्यूमेंट, पहली बात तो मुझे याद नहीं है कि फीस कैश दे के गया है या गूगल पे दे के गया, बैंक अकाउंट दे के गया। मैं से क्या फर्क पड़ता है कि 2,000 की फीस आपने कैसे ली, मेरे को 5-6 लाख की फीस है। फिर बोले अच्छा फिर ये क्वेश्चन हटा दो। फिर उसने कहा कि ये जो बंदा है इसके डॉक्यूमेंट आपने खुद साइन किए थे,
और ये आपके सामने प्रेजेंट था, मैं मैडम डीएससी लगते हैं इसमें, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का मतलब ऑनलाइन सिग्नेचर होता है, उसमें बंदा सामने आके थोड़ी साइन करेगा, ऐसा ऐसा होता है। मैं फॉर्म नंबर 13 और 14 उसमें डीएससी लगते हैं। हाँ मैं ये क्वेश्चन बिठा देती हूँ, वो हो गया सोल मैटर। तो ऐसे हमने बड़े देखे बेटा, 3600 देखते हैं हम, दिन भर का काम यही है हमारा। चलो कोई बात नहीं। अब बताओ, ये चीजों को रट्टा मारने की जरूरत है क्या? थीम समझो, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, ये एग्जांपल अगर आपको याद रहेगा तो ये सारी चीजें याद रह जाएंगी, पांचों एक सीक्वेंस में। क्लियर है? आगे आओ। अब बताओ जी, अगर कंपनी बनाते हुए गलत डॉक्यूमेंट दे दे तो क्या होगा? अगर ये मिस्टेक है तो आरओसी क्या करेगा? रीसबमिशन के लिए कहेगा। अगर ये जानबूझ के किया गया है तो आरओसी आपके फॉर्म को रिजेक्ट करेगा और सेक्शन 447 लगाएगा। अगर कंपनी बन चुकी है और उसके बाद ये सामने आया तो मामला एनसीएलटी के पास चला जाएगा। बस इतनी बात थी। आ जाओ आगे। हाँ जी बेटा, ये इंटरनल मैटर में चला जाएगा बेटा। ये जो मैटर जाएगा ना, ये फिर सीए एक्ट, ये कंपनी एक्ट से बाहर हो जाती है चीज, ये उनका इंटरनल इंक्वायरी का मैटर बनेगा फिर। ठीक है, क्या हो गया? आगे चले। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। कंपनी कितने तरह की होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, ये बात हो गई। कंपनी कितने तरह की होती है, ये बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी, कहता है डिपेंड करता है आप कितने बेस पर पूछ रहे हो। टाइप्स ऑफ कंपनी। अब मान के चलो इस टॉपिक में से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। किस बेस पर आप पूछ रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ए, नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी में कितने मेंबर्स हैं। बी, कंट्रोल, कंट्रोल। सी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। डी, एक्सेस टू कैपिटल। ई, अदर। अगर आप पूछ रहे हो कंपनी कितने तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, तो 3 तरह की कंपनी होती है बेटा। ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पूछ रहे हो तो कंपनी 2 तरह की होती है। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, एंड एसोसिएट कंपनी। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर के बेस पे पूछ रहे हो तो कंपनी 2 तरह की होती है। लिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड कंपनी फर्दर 2 हिस्सों में बटी होती है, बाय शेयर, बाय गारंटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल अगर पूछ रहे हो तो कंपनी 2 तरह की होती है। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। अदर बेस पे पूछ रहे हो तो काफी सारी। फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, अंडर सेक्शन 8 कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
हाँ, निधि कंपनी नाम है। एटसेट्रा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ जी बेटा, एसी ऑफ कर दूं? यहाँ से होगा, किस कौन से वाले से होगा? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अंडर सेक्शन 8 कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं हम इसको, सब आपके सिलेबस में है, डेफिनेशन सिर्फ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, अंडर सेक्शन 8 कंपनी, ये कंपनीज की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेंगे सारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। लिख लिया सबने? चलो आगे, नए पेज पर आएंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। कंपनी कितने तरह की होती है नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पे बात करें तो? कहता तीन तरह की, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। पहले अपन प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लोज 68। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सेक्शन नंबर याद करने आपके लिए कंपलसरी नहीं है, याद हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में कभी ऐसे नहीं आने वाला डिफाइन सेक्शन 2 क्लोज 68, ऐसा कभी नहीं आएगा। एग्जाम में ये आ सकता है डिफाइन प्राइवेट कंपनी। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ना फाउंडेशन में आते, ना इंटर में, ना फाइनल में। पॉइंट क्लियर है? ओके। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अ कंपनी, ये वो कंपनी होती है विच आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, विच आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। वो कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस हो। अच्छा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है पता है ना? रूल बुक। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द रूल बुक ऑफ कंपनी, हमारी कंपनी के रूल्स क्या होंगे। रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है? बोलो। लगाम, कुछ लगाम है, कुछ पाबंदियां हैं, बिल्कुल सही बात, लिमिटेशंस कह सकते हो आप। आप कंपनी बनाने के लिए आरओसी के पास गए, आरओसी का कहा भैया एक कंपनी बनानी है, आरओसी कहता प्राइवेट या पब्लिक? आप कहते दोनों में फर्क क्या है? कहते बेटा कंपनी एक्ट में 470 सेक्शन है। कहता हाँ, 470 सेक्शन के अंदर लगभग सारे सेक्शन पब्लिक कंपनी पे लगते हैं, प्राइवेट कंपनी पे इसके आधे भी नहीं लगते। क्यों? कहता गवर्नमेंट किसको ज्यादा रेगुलेट करना चाहेगी? जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। प्राइवेट कंपनी के नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, एक प्राइवेट ग्रुप का पैसा लगा हुआ है, तो उसके ऊपर रेगुलेशन कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपनी कल को बंद भी होगी तो नुकसान पब्लिक का नहीं होगा, एक लिमिटेड ग्रुप का होगा। बट पब्लिक के ऊपर विजिलेंस, मॉनिटरिंग ज्यादा रहती है बेटा। अच्छा मुझे बताओ, आप इन रूल रेगुलेशन में ज्यादा बंद के रहना चाहोगे या नहीं रहना चाहोगे? सर कौन बंद के रहना चाहता है? तो हम कहते फिर एक काम करो, हमारे लिए प्राइवेट कंपनी बना दो, ताकि गवर्नमेंट के सेक्शंस हमारे पर क्या लगे, कम। कहता ठीक है, फिर ध्यान रखना, व्हाट इज प्राइवेट शैल रिमेन प्राइवेट।
जो प्राइवेट है वो प्राइवेट ही रहना चाहिए। कहता मैं मतलब कुछ समझा नहीं। 3 रिस्ट्रिक्शन तुमको अपने आर्टिकल ऑफ फेस में लगानी पड़ेगी। कहता क्या? नंबर 1, आपके मेंबर कभी भी 200 से ज्यादा नहीं होंगे। मेंबर्स कैन नॉट बी मोर देन 200। कहता मतलब समझा देंगे *1। दूसरा कमिटमेंट तुझे क्या करना है, तुम कभी भी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते। तुम्हारी कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करेगी। कहते इसका मतलब, कहते समझा देंगे *2। तीसरी बात तुम लिखोगे कि तुम्हारे शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। कहता इसका मतलब, कहता बता देंगे *3। जिस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये 3 रिस्ट्रिक्शन हो वो प्राइवेट कंपनी। तीनों, 3 में से एक नहीं, तीनों। जिस कंपनी के आर्टिकल ऑफ में तीनों रिस्ट्रिक्शन हो वो कंपनी क्या है? प्राइवेट है। अब समझते इनका मतलब। कहता भाई तेरी कंपनी के अंदर पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। कहता सर एक बात बताओ, क्या मैं पब्लिक नहीं हूं या आप पब्लिक नहीं हो? हम सब पब्लिक के तो हिस्सा है। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन पब्लिक है कौन नहीं है? कहता पॉइंट। कहता फिर हमने एक काम किया, हमें ना एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल है 200 बंदों का, 200 मेंबर्स का। तुम्हें इस सर्कल के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। मतलब तुम्हारी कंपनी मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 200। अगर 200 से एक भी ज्यादा है तो हम ये मान लेंगे अब तुम पब्लिक को अप्रोच कर रहे हो। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। 200 से अगर एक भी ज्यादा हुआ तो तुम पब्लिक को अप्रोच कर रहे हो, और पब्लिक को अप्रोच करे तो फिर तुम कौन सी कंपनी में होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप मैक्सिमम कितने बंदों से पैसा ले सकते हो? 200 बंदों से। मेंबर कौन होते हैं? जिनको हम शेयर इश्यू करके उनसे पैसा लेते हैं। मैक्सिमम 200 बंदों से पैसा ले सकते हो बेटा। कहता डन। ध्यान रखना, इंप्लॉइज एंड एक्स इंप्लॉइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स इंप्लॉइज? लड़कों का मुंह जल्दी खुला। एक्स का मतलब उनको ज्यादा अच्छा पता है। गुड। आओ आराम से बेटा। इतनी क्यों पीते हो? इतनी क्यों पीते हो देव बाबू? तो क्लास के बाद भी नहीं पीनी चाहिए बेटा। अभी अंडे में से तो निकलो। चलो, तो इंप्लॉइज और एक्स इंप्लॉइज। एक्स का मतलब क्लियर है, जो इंप्लॉय जॉब छोड़ के जा चुका है। एम्प्लॉय एंड एक्स एम्प्लॉय हु बिकेम मेंबर ऑफ कंपनी बाय वर्च्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय वर्च्यू? वजह, ड्यू टू, ड्यू टू, बाय वर्च्यू ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉइज जो कंपनी के मेंबर क्यों बने? एम्प्लॉयमेंट की वजह से। मतलब उन्होंने शेयर खरीदे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको शेयर मिले हैं। एक मिनट, समझा नहीं सर मैं। एम्प्लॉय को शेयर क्यों मिलेंगे बताओ? एग्जांपल, ईसॉप्स सुना है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में सुना है? स्वेट इक्विटी हो सकता है कुछ क्लासेस में स्वीट इक्विटी शेयर नाम से पढ़ाया हो। स्वीट नहीं होता, स्वेट होता है। स्वेट का मतलब पसीना। जो कंपनी के लिए पसीना बहाता है, मेहनत करता है, उसको कंपनी शेयर फ्री में भी दे देती है। ठीक है। ईसॉप्स के बारे में सुना है सबने? सुना होगा। क्या होता है, कुछ आइडिया? इंप्लॉइज को बहुत ही कम प्राइस पे शेयर दिए जाते हैं। क्यों भाई? उनकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से। कंपनी की पॉलिसीज होती है, कई कंपनियों की, सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी मान लो जैसे इन्फोसिस, आप वहां पर जॉब ज्वाइन करते हो तो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि सर जिस दिन आपके 3 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गए ना,
आपको कंपनी के 10,000 शेयर, आपको कंपनी के 10,000 शेयर सिर्फ लाख रुपए में मिल जाएंगे। वो आपकी मर्जी, आपको लेने या नहीं लेने, ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, उस दिन मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, चाहे उनकी मार्केट वैल्यू 2 लाख हो, 3 लाख हो, 10 लाख हो, आपको कितने मिल जाएंगे? लाख पे। और आप डिसाइड करना आपको चाहिए नहीं चाहिए। मैं लूंगा ही नहीं, तभी तो कह रहे ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि लाख रुपए के शेयर है और मार्केट वैल्यू कितने की है 90,000, में मार्केट से ले लूंगा ना, बिल्कुल कर सकता है, बट 3 साल के बाद लॉक इन पीरियड होता है उसके ऊपर। ईसॉप्स के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, ये सीए इंटर में आता है। बट सीए इंटर में भी डिटेल से हट चुका है आपका, ये वहां पर सिर्फ इसका नाम दे रखा है। 2 साल पहले उसकी डिटेल आई थी रूल 12 वे में, बट वो रूल 12 वे आपके सिलेबस से गायब हो चुका, सीए इंटर में भी गायब हो चुका है बेटा। तो डिटेल में जानना मैं वैसे ही बता दूंगा अलग से, आपके सिलेबस में नहीं रहा। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ईसॉप्स क्या होते हैं, इनको शेयर क्यों मिल रहे हैं? ये खरीद नहीं रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिल रहे हैं। तो कोई इंप्लॉई है जो मेंबर बन गया है, क्यों उनको शेयर मिल गए ना, क्यों मिले हैं? ड्यू टू देयर एम्प्लॉयमेंट, आर नॉट काउंटेड, आर नॉट काउंटेड इन दिस लिमिट, इन द लिमिट ऑफ 200। ये जो बंदे हैं ये काउंट नहीं होंगे बेटा। ये 200 के लिमिट में काउंट नहीं होंगे। सर नहीं समझ में आया। बस में कभी सफर किया आप लोगों ने? बड़ी बस को हम 52 सीटर बस बोलते हैं। बड़ी बस को हम क्या बोलते हैं? 52 सीटर बस। आप अंदर जाओगे उस बस में, काउंट करना 54 सीट होती है, बट बोलते क्या है? 52 सीटर। क्यों भाई? एक ड्राइवर की और एक कंडक्टर की। तो क्या वो इंसान नहीं है? सर इंसान है, सवारी नहीं है। वो इंसान है, वो सवारी नहीं है। एक दिन अखबार में खबर आई, मेरा दिमाग घूम गया कि एक बस मनाली में जा रही थी, 52 सीटर बस थी, बड़ी बस थी, वो खाई में गिर गई और 54 लोगों की मौत। कंफ्यूज हो गया, 52 सीटर बस है, खाई में गिर गई, कोई नहीं बचा, ये लिखा उन्हें, और 54 आदमी मर गए। मैं कहा 52 सीटर बस में 54 कैसे मर गए? सोचो, सवारी 52 थी, एक ड्राइवर था, एक कंडक्टर था। तो कंडक्टर और ड्राइवर जो है लोगों की डेफिनेशन में तो आते हैं, सवारी नहीं थे। अब सोचो इसको 52 सीटर बस क्यों कहते हैं? ये 52 सीटें जो है ना, इस पे जो बैठेगा वो क्या देगा? पैसा देगा, फंड देगा। ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो फंड नहीं देते, इसलिए उनकी सीट को काउंट नहीं किया जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है? गुड। अब पढ़ के देखो दोबारा और सोचो इनको 200 की लिमिट में काउंट क्यों नहीं कर रहे? इनसे पैसा नहीं लेते, स्वेट इक्विटी शेयर तो फ्री में मिलते हैं। आपने क्या कहा? आप मैक्सिमम कितने बंदों से पैसा ले सकते हो? 200 बंदों से। तो भाई इनको क्यों काउंट कर रहे हो? इनको तो शेयर उनकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिल रहे हैं। इनको मैं शेयर बेच के उनसे पैसा नहीं ले रहा हूं, और जो मिल भी रहा है तो बहुत माइनर अमाउंट मिलती है। ईसॉप्स तो फ्री में, सॉरी ईसॉप्स में नाम मात्र का पैसा मिलता है, थोड़ा सा, और स्वेट इक्विटी शेयर तो होते ही फ्री में है। तो कहते ठीक है, ये 200 में काउंट नहीं होंगे, ये 200 में काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब में मेंबर नहीं है, है? क्या इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या ये जनरल मीटिंग में वोट नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे, ये कह रहे हैं। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी। अभी एक एग्जांपल और भी लेंगे। दूसरा, क्या शेयर जॉइंट ओनरशिप में लिए जा सकते हैं? लिए जा सकते हैं। जॉइंट शेयर होल्डर्स आर काउंटेड एज वन मेंबर। जॉइंट शेयर होल्डर को कितना काउंट किया जाएगा? एक। सर नहीं समझ में आया। ये प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, ठीक है?
आपको खरीदना है, आपको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, बट आपके पास 10 करोड़ नहीं है। आपका दोस्त भी इंटरेस्टेड है, बट उसके पास भी 10 करोड़ नहीं है। क्या आप दोनों मिलकर खरीद सकते हो प्रॉपर्टी? बिल्कुल खरीद सकते हैं। रजिस्ट्री किसके नाम पे होगी? दोनों के नाम पे। इसे बोलते हैं जॉइंट स्टेट या जॉइंट प्रॉपर्टी। इसी तरह कंपनी के शेयर भी दो बंदे मिलके या तीन बंदे मिलके खरीद सकते हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे जॉइंट शेयर होल्डर। मुझे बताओ, जॉइंट शेयर होल्डर को दो काउंट करूं या एक काउंट करूं? काउंट तो एक ही करना पड़ेगा ना, काउंटिंग के लिए वो एक है। क्लियर? थोड़ा थोड़ा। एग्जाम का क्वेश्चन देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का। इतने फद्दू फद्दू क्वेश्चन आते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने पर्टिकुलर्स दे रखे हैं अपने मेंबर्स के। पर्टिकुलर्स ऑफ, पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है? डिटेल। पर्टिकुलर्स ऑफ मेंबर्स। हमारी कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, 50 एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, 10 एक्स एम्प्लॉय हैं जिनको शेयर मिले थे एम्प्लॉयमेंट की वजह से, बट अब वो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। तो बताओ, जाते हुए शेयर वापस देके जाएगा क्या? जाते हुए पैसा देके जाएगा? नहीं देके जाएगा ना। तो एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय कभी भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं होते। गुड। और 140 अदर मेंबर्स हैं, और 10 कपल हैं, कपल ऑफ 5 5 कपल है। टोटल 10 हो गए ना, हस्बैंड वाइफ। कपल ऑफ 5, हस्बैंड वाइफ। कपल का मतलब हस्बैंड वाइफ भी होता है बेटा। 5 हस्बैंड वाइफ है, तो टोटल इनको मल्टीप्लाई कर दे तो कितने हो गए? 10 हो गए। अब ये पूछ रहे हैं कि यार ये कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ गई, आप ये बताओ कितने मेंबर्स को और शेयर इश्यू कर सकते हैं? हाउ मैनी पर्सन कैन बी अप्रोच्ड बाय दिस कंपनी फॉर फंडिंग? लो जी, बताओ। बताओ, एक कंपनी मैक्सिमम कितने बंदों को अप्रोच कर सकती है? बताओ। 200। अब कुछ को तो दे ही चुकी है शेयर। डायरेक्टर्स काउंट होंगे? होंगे। एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय नहीं होंगे। बच्चा, ज्यादातर बच्चा डायरेक्टर को भी एक्सक्लूड कर देता है। वर्ड ऊपर क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय एंड एक्स एम्प्लॉय। डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉय। क्या चीज? एम्प्लॉय। डायरेक्टर कौन होते हैं? जिनको शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है। जनरल मैनेजर को शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करते, जनरल मैनेजर को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर होता है, नाम ही आ गया डायरेक्टर। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे 200 की लिमिट में, एक्स एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे, ये होंगे। हाँ। और ये कितने काउंट होंगे? 5 काउंट होंगे। तो टोटल कितना हो बेटा? 5 10 15 155 और 5 160 हो गया। अच्छा सॉरी, एक्स एम्प्लॉय तो काउंट नहीं करनी थी। 145 एंड 5 150 माइनस 150। तो बताओ कितने बंदों को और ऑफर कर सकते हैं? लो बेटा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था जी। बस इतना ही है। लो आसान है बेटा, लो मुश्किल थोड़ी है। मुश्किल तो आईसीआई का रिजल्ट आता है, पेपर अच्छे ही होते हैं। हाँ जी बेटा। हाँ, 3 साल के बाद। बिल्कुल। बिल्कुल काउंट होगा, क्योंकि ना वो हमारा एम्प्लॉय, ना वो हमारा एक्स एम्प्लॉय। बिल्कुल। ना, वो नहीं बेच सकता। इस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट होना पड़ेगा, पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्या चीज? हाँ, कर सकती है बायबैक। इसको हम बायबैक बोलते हैं, सेक्शन 68 में बायबैक का प्रोसेस आता है। क्या चीज? 5। वो बताऊंगा अभी तरीका, अभी तो मैं सिर्फ स्टार समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को आंसर कैसे करना वो सारा आएगा, अभी बताऊंगा थोड़े दिन बाद। एम्प्लॉय
3 साल के बाद बेच सकता है, नंबर वहां तब बढ़ जाएंगे। अब बताओ आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है? लग रहा है ना? स्टार 3 देखो क्या कह रहा है, शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। आएगा भी, तुम्हारे पैसे पूरे करवाऊंगा, टेंशन मत लो, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा मैं। अभी कहां पूरे हो गए बेटा? आज के कहां हो गए? अभी तो पढ़े हैं। स्टार टू, स्टार टू में क्या लिखा हुआ है? हम प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस। अच्छा बताओ, प्रोस्पेक्टस इश्यू करके कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस कब इश्यू होता है? शेयर इश्यू करने के लिए या डिबेंचर इश्यू करने के लिए? व्हेन अ कंपनी मेक्स पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर, डिबेंचर। ये पब्लिक इश्यू क्या होता है? आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस। आप लोगों ने आईपीओ वर्ड सुना होगा, या शायद हो सकता है एफपीओ भी सुना हो, कुछ बच्चों ने ओएफएस भी सुना हो सकता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर इश्यू करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है और पब्लिक को शेयर इश्यू करना चाहेगी दोबारा, तो उसे क्या कहा जाएगा? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फर्दर या फॉलो ऑन एक ही बात है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आएगा। ओएफएस स्टैंड्स फॉर ऑफर फॉर सेल। ओएफएस स्टैंड्स फॉर ऑफर फॉर सेल, ये अलग होता है। ये क्या होता है सीए इंटर में पढ़ने को मिलेगा अगर पहुंचे तो। इसमें नए शेयर इश्यू नहीं होते, बस इतनी बात समझ लो। ऑफर फॉर सेल में कभी भी नए शेयर इश्यू नहीं होते। हुंडई का आई आया था, पब्लिक इश्यू आया था, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए इस बात को, आया था ना? उसमें एक भी शेयर नया इश्यू नहीं हुआ था बेटा, एक भी शेयर इश्यू नया नहीं हुआ था। वो ना आईपीओ था, ना वो एफपीओ था, इट वॉज कंप्लीटली ओएफएस। बट बोला क्या जा रहा था मार्केट में? हुंडई का आईपीओ आ गया, ठीक है, बट टर्म अलग है। क्या अलग है, कैसे अलग है, वो सारा का सारा सीए इंटरमिशन में आएगा। ओके, अब मुझे बताओ, आपने कह दिया कि सर प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते, बिल्कुल इश्यू नहीं कर सकते, फिर 200 बंदों को शेयर कैसे इश्यू करूंगा? एक प्राइवेट कंपनी 200 बंदों को तो शेयर इश्यू कर सकती है, फर्स्ट पॉइंट में ये पढ़ा है। तो 200 बंदों को शेयर कैसे इश्यू करूंगा? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। दो तरह के मोड होते हैं, दो तरह के मोड होते हैं। मोड मतलब तरीके, मेथड, मोड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। एक होता है पब्लिक इश्यू, पब्लिक इश्यू, और दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इश्यू सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? ओनली लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट प्लेसमेंट कोई भी कर सकता है। नाम से ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए। ना ना ना, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। बट पब्लिक इश्यू सिर्फ कौन कर सकता है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अभी लिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या होती है ये भी आपके सिलेबस में भी आ जाएगा थोड़ी देर में। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल कितनी तरह की होती है? 2 तरह की, लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है? वहां पर थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। तो अगर मुझे शेयर इश्यू करने 200 बंदों को, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू करो ना, इसमें प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं होता है बेटा, इसमें प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं होता। लेटर ऑफ ऑफर जाता है, क्या जाता है? लेटर ऑफ ऑफर जाता है। जिनको आप शेयर इश्यू करना चाहते हो उनके घर पे ऑफर लेटर जाएगा कि भाई कंपनी आपको इतने शेयर ऑफर कर रही है, खरीदोगे क्या? पब्लिक इश्यू में क्या होता है? प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? कोई भी आ जाए एप्लीकेशन लेके, कंपनी उसको पैसे लेके शेयर दे देगी, कोई भी, ये पब्लिक हो गया। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या कहते हैं? कोई भी नहीं, जिनको हमने ऑफर दिया है सिर्फ वही शेयर खरीद सकते हैं और कोई नहीं खरीद सकता।
ये प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। व्हाट इज प्राइवेट? शैल रिमेन प्राइवेट। आपको पब्लिक को अप्रोच नहीं करना है। आपको जो फंड अरेंजमेंट करनी है अपने ग्रुप के आसपास के लोगों से करो। बात समझ में आ गई? तो एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी। ठीक है? आपको अगर शेयर इश्यू करने हैं तो आपके पास एक तरीका बचता है, और वो तरीका क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। ये पब्लिक इश्यू कैसे होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होती है, सीए इंटर में आएगा सिलेबस में, वहां पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 41, और पार्ट 2 में सिर्फ एक ही सेक्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट का, सेक्शन 42। वहां पढ़ने को मिलेगा। अगर गुड स्टार 3 शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरेबल? ट्रांसफरेबल का मतलब मूवेबल। आपकी कोई प्रॉपर्टी आप किसी और को बेच सकते हो, नहीं बेच सकते? ये बिल्डिंग आपकी, आप किसी को भी बेच सकते हो, तो इट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल। हाँ, फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहे अपने शेयर बेचूं। फ्री, फ्री विल, फ्री विल टू ट्रांसफर द शेयर्स टू एनीवन। मैं अपने शेयर किसी को भी बेच सकता हूं, चाहे वो मेरा नोन हो, चाहे वो बंदा अननोन हो। भैया जो मुझे भाव ठीक देगा मैं तो उसको बेच दूंगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसे बोलते हैं फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। मेरी मर्जी, मैं अपने शेयर किसी को भी बेचूं। ओके। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होगा बेटा। क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते? कहता ना ना, हमने कब कहा? ये तो एक्ट में लिखा हुआ है, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफरेबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, इसका मतलब आप जिसको चाहे उसको अपना शेयर बेचो। नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी। आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू एग्जिस्टिंग मेंबर ओनली और रिलेटिव्स ओनली। ठीक है? वो एक सर्कल बनाया था, देखो, आपको इस सर्कल से बाहर नहीं जाना। तो मान लीजिए आपकी प्राइवेट कंपनी में 20 मेंबर है, और एक मेंबर को लगता है कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को शेयर बेचने हैं, तो जो बाकी 19 बंदे हैं ना, उनको बेचो शेयर। और सर उनमें से कोई ना खरीदे तो अपने रिलेटिव को बेच दो। और सर रिलेटिव भी ना खरीदते हो तो कुछ नहीं हो सकता। सर ये तो गलत बात है, मैं शेयर बेचना चाहता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है। बेटा ये काम तो पब्लिक कंपनी में तो हो सकता है कि तू बेचना चाहता है और कोई खरीदारी ना मिले, फिर क्या करेगा? समझ में आ रहा है? आप ये मत समझना कि आपके पास शेयर है तो आपके बिक ही जाएंगे। कई कंपनी ऐसी भी होती है जिनके जिनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब हो चुकी होती है कि बंदा शेयर बेचना चाहता है बट बिक ही नहीं रहे होते। हम शेयर मार्केट की टर्म में इसमें लोअर सर्किट बोलते हैं इसको। कई बार कंपनी कोई बैड न्यूज आ जाती है ना, तो हर कोई सोचता है कि निकालो शेयर को, निकालो, हर कोई यही सोच रहा है, तो खरीदेगा कौन? तो वहां पर सिर्फ कौन होते हैं? सेलर। और वो शेयर मैक्सिमम एक दिन में एक शेयर जितना गिर सकता है उतना गिरता है, उसे बोलते हैं लोअर सर्किट। इस तरह जब किसी कंपनी की अच्छी न्यूज आती है तो उस कंपनी के बायर होते हैं, सेलर कोई होता ही नहीं। तो उस केस में एक दिन में एक शेयर मैक्सिमम जितना जा सकता है उतना जाता है, उसे बोलते हैं अपर सर्किट। अपर सर्किट और लोअर सर्किट। ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि तुम शेयर बेचना चाहो और बायर ना मिले, उल्टा भी हो सकता है, तुम खरीदना चाहते हो और तुम्हें सेलर ही ना मिले कोई। पॉइंट समझ आया? तो कहते भाई समझो, ये सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, ये शेयर आपके घर में ही रहने चाहिए। या तो ये प्राइवेट कंपनी के ही मेंबर को दो, उन 19 मेंबर में से किसी एक को दो, वो नहीं खरीद रहे तो आप अपने रिलेटिव को दे दो। सर रिलेटिव का मतलब क्या है? बस बन की बात, रिलेटिव को दे सकते ना? कहता हाँ दे सकते, बस बहुत बढ़िया सर, बनिया पंथी जिंदाबाद।
आप है ना नॉर्थ इंडिया के एक बनिए को और साउथ इंडिया के एक बनिए को बिठा देना, 15 मिनट इकट्ठे बिठा देना, 15 मिनट बाद उनकी कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था पूरा पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है और हम सब भाई बहन है। बनियों ने इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रखा है। हमारी रिश्तेदारी खत्म नहीं होती यार, प्याज के छिलके की तरह निकलती रहती है। कंपनी एक्ट वालों ने कहा नहीं नहीं भाई, सेक्शन 2 क्लोज 77 कंपनी एक्ट ने रिश्तेदारों की डेफिनेशन दे रखी है कि हम बताएंगे भाई साहब, पूरे कंपनी एक्ट में जहां रिलेटिव वर्ड आ गया ना, वहां पर रिलेटिव का मतलब क्या है हम बताएंगे और आपको उन्हीं को ही अपना सामान बेचना है, इसके बाहर नहीं। और इस रिलेटिव की डेफिनेशन में आपके सगे मामा जी भी कवर नहीं है, सगे मामा कवर नहीं है। सबसे खतरनाक प्राणी होता फूफा और जीजा, वो भी कवर नहीं है बेटा, जो घर में शादी नहीं होने देते ढंग से। ठीक है, चलो वो बाद में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, बना नहीं कर रहे, बट इन्हीं को ही ट्रांसफर कर सकते हो, इसके अलावा बाहर नहीं जाएंगे शेयर। ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, आज इतना ही करेंगे, आगे कल करेंगे, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, पहले मैं इसको सेव कर दूं। हाँ बेटा आप बताओ। हाँ, बढ़ेंगे कैसे? आप चले गए और एग्जिस्टिंग मेंबर को दे गए तो कम हो गया, बढ़ेंगे कैसे? अभी जैसे 20 मेंबर है प्राइवेट कंपनी के, मैंने अपने शेयर 19 मेंबर में से किसी एक को बेच दिए और मैं चला गया, तो नंबर तो कम हो गए। इंप्लॉई एग्जिस्टिंग मेंबर को देके जाएगा, बढ़ जाएंगे। हाँ एक बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर बट वो एग्जिस्टिंग मेंबर है, तो नंबर ऑफ मेंबर बढ़ेगा कैसे? 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ जी बेटा।